तो शोभित, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, थोड़ा बहुत सिर्फ एनालिसिस किया गया था असेसमेंट में। तो असेसमेंट को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर। तो बेटा उसी के ही आगे ये फास्ट आस्किंग क्वेश्चंस हैं, जब स्टूडेंट कंटेंट करते हैं तो उन्हीं टॉपिक पे उनको अक्सर दिक्कत आती है। तो सेक्शन 60 जो है ये प्रोविजनल जो है उसके ऊपर बात करेगा। कैलकुलेशंस उसकी शो करते हो कि कितने ऊपर टैक्स लगा और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, मतलब एग्जम्प्टेड इनकम आप कुछ गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होता है। और फिर टैक्स पे नहीं होता, तुरंत ध्यान रखना, पे नहीं होता है, टैक्स डी हो जाता है, पेबल हो जाता है। तो अभी हम उसी प्रोसीजर की बात करेंगे कि किस तरह असेसमेंट होता है। तो सबसे पहले सेक्शन 60 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाउ इज द असेसमेंट मेड इफ द टैक्सेबल पर्सन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे सर कहाँ पढ़ चुके हैं? सेमेस्टर 1 में, कि कौन कौन बंदा टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर बात हो रही है। इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स। तो इस कंडीशन को समझना होगा। ये आंसर इसी की बात डायरेक्ट है कि शॉर्ट में आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल देयर टू। समस्या समझो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बेटा ये हो रही है कि जो टैक्सेबल पर्सन इज नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स, आपके गुड्स की वैल्यू ही आपको नहीं पता है। टैक्स तो तभी लगता है ना कि जब वैल्यू हो। सपोज करिए कि एक आप है, ये आपको मैंने बना दिया, हंसते हंसते आप सेल कर रहे हैं, आप सेलर हैं, और आपने गुड्स मुझको पर सेल किए, तो मैं परचेजर हो गया। इतना क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब मैं परचेजर हो गया, कितने रुपए के गुड्स आप सेल करना चाहेंगे? 10,000 ले लीजिए, बहुत। बहुत है, 10,000। तो 10,000 के आपने यहाँ पे गुड्स सेल कर दिए। तो जब 10,000 में गुड्स आपने सेल किए, तो आपको ये अमाउंट पता है ना, 10,000 के हमने गुड्स सेल किए, और इसी, यस सर। और जो टैक्स लगा वो इसी के ऊपर 12% लगा। तो 10,000 का अगर हम 12% निकालें तो टैक्स 1,200 होता है कि नहीं 1,200। होता है? तो ये यस सर। 1,200 रुपए जो है, इन दोनों को ले करके मुझे आपको पे करना है। मतलब मैं आपको 11,200 रुपये पे करूंगा इंक्लूडिंग टैक्स। इतना आता है समझ, कि नहीं आता है? यस सर। मगर अब समस्या अगर यही आ जाए कि आपको अपने अमाउंट का ही नहीं पता, तो 12% किसके ऊपर लगाओगे? टैक्स तो लग रहा है, मगर हमने तो सर को फ्री दे दिया, अब क्या होगा? आ गई ना प्रॉब्लम? यस सर। बहरहाल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन है और अमाउंट का नहीं पता चले, तो मार्केट में जो भी नियर बाई आपके हैं इस तरीके से सेल कर रहे हैं, तो उनसे फेयर वैल्यू ले ली जाती है, फिर काउंटिंग होती है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, सेल करने के बाद में आपने मान लिया सेल तो कर दिया, अब आपको परसेंटेज ही नहीं वैल्यू निकाल पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। तो अगर ये कैलकुलेशंस आपने अपने यहाँ नहीं करी है, तो आप परचेजर से 11,200 रुपये तो ले ही नहीं सकते। कि ले लेंगे? नहीं नहीं ले ले पाएंगे लेंगे। सर। तो इसी के लिए जो आंसर है, वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल, ये देखो अनेबल आ गया, मतलब वो नहीं कर पा रहा, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब इसमें गुड्स भी हैं एक, इसमें सर्विसेज भी हैं। गुड्स और सर्विस का तो अंतर आप लोग जानते ही होंगे, पिछली क्लास में करा था। यस सर। ठीक। determine the rate of tax applicable thereto. He may request the proper officer in writing, giving reason for payment of tax on provisional basis, and the proper officer shall pass an order within a period not later than 90 days, ये याद रखना, from the date of the receipt of such request, allowing payment of tax on provisional basis as such rate or on such value may be specified.
तो इसका मतलब भी समझ लीजिए कि आप सेलर थे, आपने वैल्यू तो फाइंड कर ली कि 10,000 है, और उसका कैलकुलेशन और अमाउंट कहाँ पर लिखना होता है? सर रजिस्टर में लिखना होता है। वेरी गुड। कौन से रजिस्टर में लिखना होता है? मैनुअल रजिस्टर में हम बात कर रहे हैं या पोर्टल की? हम सब लोग पोर्टल पोर्टल की की। बात कर रहे हैं। और पोर्टल पे अपलोड होने के लिए और अमाउंट फाइंड करके लिखने के लिए या परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है वो पोर्टल होना। दूसरी चीज जरूरी है कि पोर्टल चल रहा हो। तीसरी चीज जरूरी है प्रॉपर इंटरनेट हो जो कि फास्ट स्पीड में हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके बाद में आपके पास वर्कर भी हो। तो ये सारे फैक्टर्स हो, अकाउंटेंट मतलब लेकर के हो। जब ये सब फैक्टर होंगे तभी तो तुम पोर्टल पे अमाउंट चढ़ा पाओगे। हाँ या नहीं? यस सर, तो यस सर। अब आपके पास इतनी सुविधा ही अगर मौजूद नहीं है, कोई भी चीज गड़बड़ हो गई, और तो इसका मतलब है कि आप अमाउंट नहीं लिख पा रहे हैं, वैल्यू नहीं लिख पा रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं सही समय पर। तो इसके लिए ऑप्शन है प्रोविजनल के लिए कि आप, जो असेसिंग ऑफिसर है वहाँ का, उसके लिए टर्म यूज किया है एक्ट ने, प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर, ये नहीं कि चपरासी के पास पहुंच गया जीएसटी डिपार्टमेंट के और उसको एप्लीकेशन दे के साइन करा करके चले आए। जो उस जगह के लिए ऑथराइज्ड पर्सन होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन दे देंगे। और दिन कितने ध्यान देने हैं? 90 डेज। 90 डेज। तो 90 डेज के अंदर जो है आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, और फिर आप इस तरह उसका असेसमेंट कर सकते हैं। अब आपका टर्न, आप बताएं इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्या मैं आगे बढ़ूं, सेकंड पे आऊं? सर अगर वो 90 डेज के अंदर नहीं आता है तब? तो फिर जो ऑफिसर है उसको अपनी तरफ से आपके ऊपर क्लेम और केस करने का मौका मिलेगा। फिर वो खुद से कैलकुलेट करेगा। खुद से कैलकुलेट करेगा तो आप समझ लीजिए कि वैल्यू हो सकता है कि आपको उतनी समझ में ना आए। तो अभी आते हैं सेल्फ असेसमेंट के ऊपर। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ इसी जगह पर असेसमेंट। अब आप सीख लेंगे सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट के लिए कि कैसे ये दोनों एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मुझे यहाँ पर ये समझाना जरूरी लगता है कि आप पहले तो ये समझिए कि इसमें म्यूचुअल और एक एक्सक्लूसिव दो वर्ड दे रखे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या कोई इसका मतलब बता पाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? तो सुनिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। शोभित, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अब हम और तुम ये डिसाइड करें कि एक रूम है, उसके अंदर जाना है, और ये हो कि सर अगर आप अंदर जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आप, मैं अंदर जाऊंगा तो आप नहीं जाएंगे। क्लियर? तो इस यस सर, हालत मतलब में दोनों में से एक ही जाएगा। एक ही जाएगा और हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया है। इसी तरह रेस हो रही है, तो रेस होने पर दोनों में से कोई एक ही फर्स्ट आएगा। तो अगर तुम फर्स्ट आ गए तो फिर मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा। तुम रूम के अंदर चले गए तो मैं रूम के अंदर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और देसी भाषा में बताएं, और लेमन लैंग्वेज नहीं में सर, अगर आ आप गया इसको समझ में। समझें, तो इस जगह पर अब हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो अगर क्वेश्चन में सेल्फ असेसमेंट हुआ तो फिर प्रोविजनल असेसमेंट नहीं होगा। कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस तरह है, तो आंसर देखिए, यस, इफ टैक्सेबल पर्सन ऑफ सेल्फ असेसमेंट, ही कैन नॉट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट फॉर द सेम पीरियड फॉर सेम सप्लाई। फॉर द सेम पीरियड मतलब जैसे ये मंथ चल रहा है आपका अप्रैल, तो अप्रैल पीरियड में, और अप्रैल पीरियड के लिए सेम सप्लाई है। सेम सप्लाई का मतलब आपकी शॉप से फर्नीचर, सपोज करिए अगर आप फर्नीचर के बिजनेसमैन हैं, उसको आपने सेल किया है, तो वो सेम कंडीशन जो है फर्नीचर की अप्रैल में या तो सेल्फ असेसमेंट से होगी या तो प्रोविजनल असेसमेंट से होगी। However, he can opt provisional assessment if he is unable to determine taxable value or tax liabilities
फॉर एनी सब्सिक्वेंट पीरियड, और उसके पास ऑप्शन है कि वो इनको ऑप्ट कर सकता है। तो दोनों में से चीज क्लियर हो गई, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। एग्री? यस सर। हम इसकी बात कर रहे हैं 3 की। यस सर। यस सर। What condition need to be satisfied by a taxable person for the assessment of tax on provisional basis? Answer: the proper officer may allow for payment of tax on provisional basis, subject to execution of bond in prescribed form along with surety या फिर security, as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for differential tax. क्या मतलब हुआ सर इसका? अब आप ये कहेंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रॉपर ऑफिसर की हेल्प से फाइंड किया जाएगी वैल्यू। तो जब प्रॉपर ऑफिसर टैक्स के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तब हम किस कंडीशन को क्वालिफाई करें, क्या कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए? तो कंडीशन आपके पास क्या है कि जितना भी वैल्यू आप दे रहे हैं उसके लिए श्योरिटी हो, श्योरिटी नहीं तो सिक्योरिटी किसी तरीके की हो, और वो भी कौन? जो प्रॉपर ऑफिसर चाहता हो। प्रॉपर ऑफिसर की नज़र में जो चीज मानी जाए उसको ही हम लोग ले लेंगे। इसलिए देखो लिखा है सिक्योरिटी एज द प्रॉपर ऑफिसर में डीम फिट, क्योंकि उस समय जो प्रॉपर ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको जो फिट लग रहा हो उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे, उस अमाउंट को हम लोग फॉलो करेंगे। नाउ इट्स योर टर्न। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 3? नो सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो शोभित, मैं समझता हूँ कि 1 2 3 बहुत ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। वैसे शोभित, आपका पीरियड रिकॉर्ड काफी अच्छा रहता है, आप सारी क्लास करते हैं और आंसर भी आप बड़ा अच्छा दे रहे हैं, वेरी गुड। देन क्वेश्चन नंबर हम 4 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पासिंग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर? आंसर पे आते हैं डायरेक्ट। द प्रॉपर ऑफिसर, अब मैं समझता हूँ कि प्रॉपर ऑफिसर तो आप समझ ही गए हैं। द प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, ये 6 मंथ 90 डेज वाले नहीं है। पहले मैं 90 डेज आपको बताया था। फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सच इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर फाइनलाइजिंग द असेसमेंट। However, the time limit of 6 months can be further extended on sufficient cause because being shown and for reasons to be recorded in writing in the following manner. Number A, by the joint or additional commissioner for the further 6 months। तो इसका मतलब है कि 6 मंथ्स पहले हो गए थे, उसके बाद में फर्दर 6 मंथ ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर और देकर के बढ़ा सकता है। फिर बी, बाय कमिश्नर ऑफ फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 years। और फाइनली कितने ईयर्स तक का इसको इंक्रीज करके ले जा सकते हैं? 4 years तक का 4 years। इंक्रीज करके ले जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बेटा ये ध्यान देना है कि पहले तो 90 डेज का समय आपने ले लिया प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। 90 डेज के बाद प्रॉपर ऑफिसर ने मान लिया कि आपने जो वैल्यूएशन करके दिया है वो ठीक है या नहीं ठीक है। अगर ठीक है तो आपकी बात एकदम खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर प्रॉपर ऑफिसर को ये डाउट लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ डेटा छुपाया गया है, सपोज करिए सेल्स तो ज़्यादा थी, सेल्स कम करके दिखाई गई, या फिर प्रॉपर ऑफिसर फाइंड्स देयर इज अ वेरी हाई वैल्यू शो इन द कॉस्ट, मतलब जो एक्सपेंसेस दिखाए हैं उनको बढ़ा करके दिखाए हैं, तो इन सब की वजह से क्या होगा कि प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। दूसरी चीज, या तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जो छुपा ली गई हैं, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसे कोई सबूत मिलते हैं या फिर उसको कुछ डाउट होता है, तब वो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट के इंस्पेक्शन के लिए बात कर सकता है और आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवा सकता है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने के बाद में ही आगे डिसीजन होगा कि जो असेसमेंट आपने किया है वो वैल्यू ठीक है कि नहीं। सर बात तो आपकी ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल देकर बताते, ऐसा मन में बच्चों के आता है। तो सुनिए, कई बार आपने मूवीज में देखा है या न्यूज़पेपर में सुना होता है कि इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में पता चला कि इन्होंने 100 करोड़ के टैक्स की चोरी कर रखी थी, इन्होंने 100 करोड़ का जीएसटी नहीं दिया था। तो बेटा ये सब बातें कैसे पता चलती है?
ये इसी तरीके से ही पता चलती है कि पहले तो आपने फाइल कर दिया, फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इन लोगों ने उसको चेक किया, जो उनके असेसिंग ऑफिसर हैं उनको डाउट लगा या फिर कोई कंप्लेंट पहुंच गई, तब उसके बाद में वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को मंगवाते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाने पर सब चीज़ें एकदम क्लियर कट पता चल जाती हैं कि क्या चीज़ें इसमें से ऑडिट करी गई तो कैसे गलत ऑडिट हुआ, या क्या चीज़ छुपाई गई तो कौन सा अमाउंट। अब ये जरूरी नहीं है कि ये नेक्स्ट 6 मंथ में ही सारी प्रोसीजर हो जाए। कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में आने में ज़्यादा समय लगता है या फिर काफ़ी बिग होते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, तो इसके लिए एक्सटेंशन भी टाइम का दिया जाता है। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने साल के लिए हो सकता है? 4 सालों से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और ये पावर कौन देगा? ये पावर देगा ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर होगी, और एडिशनल कमिश्नर। ये 6 महीने के लिए, और कमिश्नर कितने मंथ्स के लिए दे देगा? मैंने मंथ्स पूछा है, 48 मंथ्स के लिए ये एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन कंक्लूजन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट बाय वे ऑफ पासिंग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर? तो यहाँ पर ये पॉइंट्स 5 के अंदर में है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंक्लूडिंग द प्रोविजनल असेसमेंट बाय वे ऑफ पासिंग फाइनल ऑर्डर वुड एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1 है, जिसे ए है, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का मतलब इसको पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। फाइंड किया गया कि आपने 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दिया था, मगर कैलकुलेशन में जो सेल्स हैं वो 15 lakhs की आ गई, तो ऐसी हालत में जितना भी एडिशनल होगा उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स निकाल करके देना पड़ेगा। ये एडिशनल टैक्स हो गया। पॉइंट नंबर बी पर आते हैं, एक्सेस रिमिटेंस ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो अगर कभी कोई चीज बेटा ज्यादा कैलकुलेट हुई तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ जाएगा, और अगर टैक्स आपका ज्यादा निकला तो गवर्नमेंट उसको वापस भी कर देगी। इसका मतलब ये रहता है। हाँ, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना तो नहीं है इसके ऊपर? देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर सिंपल, बहुत ही आसान सा पार्ट दे रखा है करने के लिए। इज देयर एनी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर फर्निशिंग एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट? तो बहुत ही आसान है, हर चीज के लिए पोर्टल पे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा आप आईक्यू लगाएं तो उससे आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका फॉर्म है। तो आंसर देखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, तो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। सेक्शन अगर आपको नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं, सेक्शन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। शैल फर्निश एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट इन रिक्वेस्ट। तो कौन सा फॉर्म? मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इसके लिए जीएसटी ASMT आपको फॉर्म देना पड़ेगा 01। बस इतना आपके लिए बहुत है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आता है कि सर क्या हम इन टर्म ऑफ चैप्टर 11 असेसमेंट एंड ऑडिट ऑफ CGST रूल्स लिखें? अगर आप लिखना चाहें लिख दें, मगर इस पोजीशन में आपसे जरूरत नहीं होती, सिर्फ फॉर्म को ही आप मेंशन कर दें, बेटा इतना ये सफिशियंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 7। 7 कहता है, कैन प्रॉपर ऑफिसर तक आप लोग समझ गए होंगे, रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बिफोर इशूइंग ऑर्डर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास बड़े सारे राइट्स होते हैं, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकता है। सो आंसर देखिए क्या है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, पहले जो पर्सन है मतलब रजिस्टर्ड पर्सन वो एप्लीकेशन देगा, फिर द प्रॉपर ऑफिसर में इशू ए नोटिस, उसके अगेंस्ट में ये नोटिस देगा। नोटिस आसान इसलिए है क्योंकि ये ASMT 1 है, और ठीक इसके देखिए जस्ट अपोजिट ASMT 2 पे रजिस्टर्ड पर्सन को देगा। रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफिस रिक्वेस्ट एंड द एप्लीकेंट शैल फाइल और रिप्लाई द नोटिस। अब अगर पूछा गया कोई और फर्दर नहीं बता पाए तो वो ASMT 3 में दे देंगे। एंड में अपीयर इन पर्सन बिफोर द सेड ऑफिसर, इसका मतलब समझिए, एंड अपीयर इन पर्सन, इसका मतलब है उस ऑफिसर के ऑफिस में जाना पड़ेगा जब वो टाइम डिसाइड करे। तो क्वेश्चन क्या था, कैन प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्ड द रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश एडिशनल डॉक्यूमेंट?
तो सिंपल सा है यस, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो आपको ऑर्डर इशू कर देगा, और इशू कर ऑर्डर इशू हुआ मतलब आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया हुआ है। आफ्टर देन हम बॉन्ड और सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं।